Hello, a great welcome to this particular session. So, after wrapping off sale of partnership, now we are moving over to almost the final frontiers of this particular topic. So, amalgamation of partnership firm, this is the topic which we are going to now actually take up in this particular session. And what exactly the amalgamation of firms means, that I will let you know. So, first of all, actually, we will talk about the concept and then we will talk about, of course, the accounting treatments. तो बेटे अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अहम टॉपिक है और फॉर्मेडेबल और सिग्निफिकेंट टॉपिक है, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। अमालगमेशन का मतलब है मिलना, कंबाइन होना। तो कभी कभी क्या होता है कि दो फर्म्स और जनरली जो बराबर की वजूद की होती है, जिनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सिमिलर होती है और अधिकतर जो सेम लाइन ऑफ ट्रेड में होती हैं, तो कई बार फर्म्स आपस में मिल जाती हैं, अमालगमेट हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि मैसर्स ए और बी लिमिटेड नाम की कोई फर्म है, करेक्ट, और एक फर्म है मैसर्स सी और डी की। अब ये दो फर्म आपस में मिल जाएं और एक नई एंटिटी में तब्दील हो जाए, यानी कि एक सिंगल एंटिटी में तब्दील हो जाए, तो इन दोनों फर्म ने डिसाइड करा कि हम आपस में मिलकर के एक सिंगल एंटिटी में हम तब्दील हो जाते हैं। मान लेते हैं नई एंटिटी जो हो गई ए बी सी डी, मैसर्स ए बी सी डी हो गई। तो जब दो या दो से ज़्यादा फर्म आपस में मिल करके एक सिंगल एंटिटी में तब्दील हो जाए तो उसको हम अमालगमेशन ऑफ फर्म्स कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, अमालगमेशन ऑफ फर्म्स अधिकतर उन एंटिटीज़ के बीच में होता है जिनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट बराबरी की होती है और जो सेम लाइन ऑफ ट्रेड में होते हैं। अब अमालगमेशन के पीछे कई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे मेन रीज़न होते हैं वो ये होते हैं कि फर्म्स को कई बार ऐसा लगता है कि आपस में जब हम मिल जाएंगे तो हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करेंगे, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। नंबर एक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। दूसरा, जो आपस में हम दोनों के बीच में राइवलरी है, जिसकी वजह से बहुत एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, तो वो कॉम्पिटिशन ख़त्म हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं होगा। और तीसरा कि मार्केट में हमारा वर्चस्व स्थापित हो जाएगा, हमारी मोनोपोली स्थापित हो जाएगी, यानी कि मार्केट में हम पूरे कंपटीशन को वाइप आउट कर देंगे। जब दो बड़ी जायंट फर्म आपस में मिल जाएं तो जाहिर है कि कंपटीशन ऑलमोस्ट तकरीबन ख़त्म हो सकता है। तो इन कारणों से कई बार दो फर्म्स आपस में मिलकर के एक सिंगल एंटिटी में तब्दील हो जाती हैं, उनको हम अमालगमेशन ऑफ फर्म्स कहते हैं। अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे समझना है, भूलना नहीं है कि ये एक फर्म है और ये एक फर्म है। ये दोनों आपस में मिलकर के एक नई फर्म में तब्दील हो गए, एक सिंगल फर्म में तब्दील हो गए, ये दोनों आपस में मिल गए। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बोलेंगे कि ये जो न्यू फर्म है, हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोलेंगे कि इस फर्म ने इस फर्म का बिजनेस भी ले लिया और इस फर्म का बिजनेस भी ले लिया। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको ऐसे विजुअलाइज करना है। बात समझ में आ गई? ये नई फर्म है, हालांकि ये नई फर्म इन दोनों ने मिलकर के खुद बनाई है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बोलेंगे कि इस फर्म ने इसका बिजनेस टेक ओवर कर लिया, इस फर्म ने इसका बिजनेस टेक ओवर कर लिया, या हम यूँ भी कह सकते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस फर्म ने अपना बिजनेस इस फर्म को बेच दिया और इस फर्म ने अपना बिजनेस इस फर्म को बेच दिया। इज इट क्लियर टू यू? अब आपको मालूम है कि जब ये दोनों फर्म अपना बिजनेस इसको दे देंगी या ये हमारा बिजनेस ले लेंगी, तो इसका मतलब है ये दोनों फर्म जो है डिसॉल्व हो गई, ख़त्म हो गई, लिक्विडेट हो गई। इज इट क्लियर टू यू? फर्म 1 और 2 को हम वेंडर एंटिटी बोलेंगे, वेंडर फर्म्स या वेंडर एंटिटी, क्योंकि अकाउंट्स में बेचने वाले को वेंडर कहा जाता है, और इसको हम परचेजिंग यूनिट बोलेंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो बिकॉज कुछ वेंडर फर्म है, कोई परचेजिंग फर्म है, तो इसीलिए जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी होगा वो वेंडर फर्म की बुक्स में होगा और परचेजिंग फर्म की बुक्स में होगा या न्यू फर्म की बुक्स में होगा। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अमालगमेशन के तहत कैसे होता है, ये समझने के लिए आइए हम जरा समझने की कोशिश करते हैं, पहले इसके कॉन्सेप्ट को और फिर इसके आगे की चर्चा करी जाएगी। सबसे पहले तो अमालगमेशन फॉर्म में मैंने लिखा ए, बल्कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट
in the books of वेंडर फर्म्स। वेंडर फर्म का मतलब है जो अपना बिजनेस बेच रही है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ वेंडर फर्म। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो स्टेप नंबर ए, फर्स्ट स्टेप, क्लोजर ऑफ एसेट साइड। इसमें भी हम पहले एसेट साइड को क्लोज करेंगे। क्लोजर ऑफ एसेट साइड। एसेट साइड को कैसे क्लोज करा जाएगा? ध्यान से सुनिए। इसके अंदर भी आप लिखे पॉइंट नंबर 1 ए, या चलो इसको 1 कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, एसेट्स टेकन ओवर बाय न्यू फर्म। एसेट्स टेकन ओवर बाय न्यू फर्म। जितने भी एसेट हैं जो कि न्यू फर्म ने ले लिए हैं, वेंडर फर्म के जितने भी एसेट न्यू फर्म ने ले लिए हैं, तो उनका ट्रीटमेंट क्या होगा? हम उनको लिखेंगे डेबिट साइड ऑफ न्यू फर्म के अकाउंट में। डेबिट साइड ऑफ न्यू फर्म अकाउंट। डेबिट साइड ऑफ न्यू फर्म अकाउंट। अब इसके अंदर मैंने एक नोट लिखा। नोट मैंने क्या लिखा? नोट मैंने लिखा एनी लॉस और गेन, एनी लॉस और गेन arising due to revaluation shall be transferred to revaluation account। Any loss or gain arising due to revaluation shall be transferred to revaluation account। इस लाइन का मतलब क्या है? ध्यान से देखो। सपोज ये मैसर्स ए और बी की फर्म है। मैसर्स ए और बी की फर्म में मान लेते हैं कोई प्लांट एंड मशीनरी है, और प्लांट एंड मशीनरी मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए की है। करेक्ट? अब मान लेते हैं क्वेश्चन में लिखा है कि प्लांट एंड मशीनरी टेकन ओवर बाय न्यू फर्म। अब न्यू फर्म ने प्लांट एंड मशीनरी को ले लिया एट ₹6 lakhs। एट ₹6 lakhs। तो 5 लाख की चीज को 6 लाख पे लिया। एक तो मैं क्या करूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो ये गेन हो गया है उसको मैं क्रेडिट में लिखूंगा 1 लाख। बात समझ में आ गई? उसके अलावा जब मैं न्यू फर्म का अकाउंट बनाऊंगा तो न्यू फर्म के अकाउंट की डेबिट साइड में लिखूंगा टू प्लांट एंड मशीनरी 6 lakhs। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये इस सेंटेंस का मतलब है कि कोई भी ऐसा एसेट जिसको कि न्यू फर्म ने ले लिया है उसको हम न्यू फर्म के अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे, और इन एसेट पे अगर कोई लॉस या गेन हुआ है, रिवैल्यूएशन हुआ है, तो ऑफ कोर्स वो नफा नुकसान में रीवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट करूंगा। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स।
एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, तो उसको हम डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटे ये मैंने जो PCA लिखा है ना, इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। इज इट क्लियर टू यू? तो ऐसे एसेट जो पार्टनर ने लिए हैं वो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे, और इसमें भी यही नोट मैंने लिखा, नोट सेम एज अबव। जो नोट है वो सेम है, नोट के आगे मैंने सेम लिख दिया। सेम का मतलब है कि कोई भी नफ़ा नुकसान होगा तो वो रीवैल्यूएशन में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए और बी में मान लेते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर लिखा हुआ है 1,00,000 रुपये मैसर्स ए और बी की फर्म में, और क्वेश्चन में लिखा है कि फर्नीचर एंड फिक्सचर्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स एट ₹80,000। मान लो क्वेश्चन में ये लिखा है, तो इसका मतलब है कि ए और बी का ये जो एसेट है इसको न्यू फर्म ने नहीं लिया है, इसे ए और बी के मैसर्स ए एंड बी के पार्टनर ए और बी ने ले लिया है। इसका मतलब तो ये हो गया। अब मैंने आपको बताया कि कोई भी एसेट जो पार्टनर ले लेंगे तो पार्टनर के अकाउंट की डेबिट साइड में हम उनको पोस्ट कर देंगे। फर्नीचर एंड फिक्सचर मान लेते हैं ए और बी का रेशियो 1:1 है, तो 80,000 पर इन्होंने लिया है, तो 40,000 हम ए और बी की डेबिट में लिखेंगे। अब ये 1,00,000 की चीज़ 80,000 पे ली तो लॉस भी हो गया, तो लॉस रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में चला जाएगा। इज इट क्लियर टू यू 20,000 का? तो सिंपल रूल है, एसेट साइड को क्लोज करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि कोई भी ऐसा एसेट जो पार्टनर लेंगे पार्टनर के अकाउंट की डेबिट साइड में, जो न्यू फर्म लेगी न्यू फर्म के अकाउंट की डेबिट साइड में, और अगर उसमें कोई नफ़ा नुकसान होगा तो उसे रीवैल्यूएशन में हम पोस्ट करेंगे जैसे हम नॉर्मली पोस्ट करते हैं। करेक्ट? उसके बाद फिर मैंने क्या लिखा? उसके बाद मैंने लिखा, स्पेस भी देखनी पड़ती है, अनरिकॉर्डेड एसेट। अब अनरिकॉर्डेड एसेट का क्या ट्रीटमेंट होगा? अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट का जहां तक सवाल है, ये तो आप मुझसे भी बेहतर जानते हैं कि अनरिकॉर्डेड एसेट अपने आप में एक गेन है। करेक्ट? तो अनरिकॉर्डेड एसेट में एक तो हम उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के, क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि ये अपने आप में एक गेन है। एक तो मैं उसके रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में तो लिखूंगा ही लिखूंगा, एंड उसके अलावा मैं इसको लिखूंगा डेबिट साइड ऑफ न्यू फर्म इफ टेकन ओवर बाय न्यू फर्म। मान लेते हैं कि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है 2,00,000 का, एक तो मैं इसको रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में लिखूंगा 2,00,000, ये तो करना ही करना है। उसके अलावा अब ये अनरिकॉर्डेड एसेट अगर न्यू फर्म ले लेती है तो मैं न्यू फर्म के अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दूंगा टू अनरिकॉर्डेड एसेट, और अगर न्यू फर्म नहीं लेती है तो इसका मतलब है पार्टनर ने ले लिया है। तो जो सेकंड ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि न्यू फर्म ने लिया है या पार्टनर ने लिया है। अगर पार्टनर ने लिया है तो पार्टनर के अकाउंट की डेबिट साइड में अनरिकॉर्डेड एसेट आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो सेकंड ट्रीटमेंट के अंदर डेबिट साइड ऑफ न्यू फर्म इफ टेकन ओवर बाय न्यू फर्म, और डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। अगर इसको पार्टनर ले लेंगे तो पार्टनर के अकाउंट की डेबिट साइड में ये आएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो सिंपल ट्रीटमेंट है, अभी तक एसेट साइड में कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब जो गुडविल का ट्रीटमेंट है ना, उसके अंदर भी दो सिचुएशन है। ए, गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। जो गुडविल बैलेंस शीट में होगी उसको तो आप ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिख करके आप ख़त्म कर देंगे। ये वाला पॉइंट तो कोई है प्रॉब्लम ही नहीं है। सपोज मेसर्स ए और बी की फर्म है और ए और बी की फर्म में गुडविल नज़र आ रही है 1,00,000 रुपए की, तो इसको आप ए और बी के अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे। समझ में आया? काम ही खत्म। दूसरा बी, गुडविल वैल्यूड बाय न्यू फर्म, गुडविल वैल्यूड बाय न्यू फर्म, गुडविल वैल्यूड बाय न्यू फर्म। जब नई फर्म हमारे बिजनेस को टेक ओवर करती है तो वो हमारी गुडविल को वैल्यू कर सकती है, और इसका ट्रीटमेंट, जो नई फर्म हमारी फर्म की गुडविल को वैल्यू करेगी, इसका वही ट्रीटमेंट होगा जो सेल में ट्रीटमेंट था। याद आया आपको? सेल में आप क्या करते थे? दो एंट्री करते थे। एक तो आपकी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक तो आप ये एंट्री करेंगे और दूसरी एंट्री करेंगे न्यू फर्म अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सपोज इसी क्वेश्चन में मैं ये लिख दूं कि न्यू फर्म वैल्यूड द गुडविल ऑफ ए एंड बी एट ₹4 लाख। तो ये जो न्यू फर्म ने गुडविल वैल्यू करी है उसकी पहली एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर होगी न्यू फर्म अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, वैल्यूलेस एसेट। वैल्यूलेस एसेट का वही ट्रीटमेंट होगा जो अभी तक हम कर रहे थे। वैल्यूलेस एसेट का मतलब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, सस्पेंस अकाउंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर येट टू बी रिटन ऑफ, जितने भी वैल्यूलेस एसेट होंगे उसका वही ट्रीटमेंट होगा जो अभी तक हम कर रहे थे। डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिख करके उसको ख़त्म कर दोगे। तो इस तरीके से हम एसेट साइड को क्लोज करेंगे। करेक्ट? अब हम देखेंगे क्लोजर ऑफ लायबिलिटी साइड, क्लोजर ऑफ लायबिलिटी साइड, क्लोजर ऑफ लायबिलिटी साइड। अब लायबिलिटी साइड को कैसे क्लोज करेंगे? पॉइंट नंबर 1, liabilities taken over by new firm, liabilities taken over by new firm। liabilities taken over by new firm। अगर न्यू फर्म हमारी लायबिलिटी ले लेती है, जैसे एसेट लेती है ऐसी लायबिलिटी भी ले सकती है, तो वही चीज़ होगी, बस मैं लिखूंगा विल बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ न्यू फर्म अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ न्यू फर्म अकाउंट। तो जितनी भी लायबिलिटी न्यू फर्म ने ले ली है उनको हम न्यू फर्म के अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और यहां पर भी नोट वही है, नोट यहां पर भी वही है, एनी लॉस और गेन arising
ड्यू टू revaluation shall be transferred to revaluation account। वही चीज़ है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एसेट के बारे में बताई थी। मान लेते हैं कि ए और बी की जो फर्म है इसकी लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,00,000 रुपए के लिखे हुए हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स टेकन ओवर बाय न्यू फर्म एट 80,000। अब न्यू फर्म ने क्रेडिटर ले लिए हैं तो न्यू फर्म के अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगा क्रेडिटर 80,000, लेकिन 1 लाख की चीज़ 80,000 पर ली तो लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी कम हो गई तो ये अपने आप में गेन हो गया। तो सन्ड्री क्रेडिटर जो कम हो गए 20,000 से, वो हमारे लिए फ़ायदा हो गया, उसकी हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फिर दूसरा रूल भी वही है जैसे एसेट्स के केस में था। सेकंड रूल, लायबिलिटीज not taken over या लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। अगर लायबिलिटी पार्टनर ने ले ली है तो उस केस में हम क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर नोट सेम रहेगा, वही नोट रहेगा यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया। नोट विल रिमेन सेम। मैं यहाँ पर लिख दूँ नोट सेम, नोट आपका सेम रहेगा। करेक्ट। मान लेते हैं ए और बी की लायबिलिटी साइड पे बिल्स पेएबल 1,00,000 के हैं। करेक्ट। अब बिल्स पेएबल ए और बी ने ले लिए, न्यू फर्म ने नहीं लिए, पार्टनर ने लिए। मान लेते हैं 90,000 पर लिए। तो ए और बी की मैंने कहा क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगा, तो क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा बिल्स पेएबल 90,000 जो भी फिगर आएगी, और ये गेन हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में 10,000 लिख दिया जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जितनी भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होंगी, क्योंकि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अपने आप में लॉस होती हैं, तो एक तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे, डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लॉस होती है। दूसरा ट्रीटमेंट, डेबिट साइड ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ न्यू फर्म अकाउंट लिखेंगे इफ टेकन ओवर बाय न्यू फर्म। अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी न्यू फर्म ले लेती है तो न्यू फर्म के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। इफ टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। अब मान लेते हैं क्या मान लेते हैं
मैसर्स ए और बी की फर्म है और कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, मान लेते हैं 50,000 की। बिकॉज ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो क्वाइट नेचुरल है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में तो आएगा ही, क्योंकि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अपने आप में लॉस है, इजंट इट। उसके बाद अब ये या तो पार्टनर की क्रेडिट में आएगा या न्यू फर्म की क्रेडिट में आएगा, यहां तो आएगा ही आएगा। दूसरा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि न्यू फर्म ने लिया है या नहीं लिया। अगर न्यू फर्म ने लिया है तो न्यू फर्म की क्रेडिट में आएगा, अगर पार्टनर ने लिया है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में आएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो कोई मुश्किल तो है ही नहीं इसमें। तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद फिर है आपका पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है? पॉइंट नंबर 4 है आपका फ्री रिजर्व्स। बेटे फ्री रिजर्व्स का वही ट्रीटमेंट है जो अभी तक हम यूज कर रहे थे। क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी फ्री रिजर्व हैं, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड वगैरह, तो ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 5th, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये सब कहाँ आएंगे? ये सब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही आएंगे। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। तो इस तरीके से हमने एसेट और लायबिलिटी साइड को क्लोज करना है। बस इसमें मेन चीज है कि आपको एसेट और लायबिलिटी साइड को क्लोज कैसे करना है। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद फिर हम देखेंगे बुक्स ऑफ न्यू फर्म। अब जो नई फर्म है वो अपनी बुक्स में क्या करेगी? बुक्स ऑफ न्यू फर्म, बुक्स ऑफ न्यू फर्म। अब नई फर्म अपनी बुक्स में क्या करेगी? अब आप अपने आप को न्यू फर्म मान लो, करेक्ट? मैंने आपका बिजनेस टेक ओवर करा और मैंने आपको ज़्यादा पैसे दिए क्योंकि मैंने आपकी गुडविल भी ली, तो आपको तो फ़ायदा है क्योंकि आपको ज़्यादा पैसे मिले, लेकिन मैं जो गुडविल के लिए पेमेंट कर रहा हूँ वो मेरे लिए लॉस है। तो याद रखें कि परचेसिंग कंपनी जब वो वेंडर फर्म्स की गुडविल को वैल्यू करती है तो इसका मतलब है परचेसिंग कंपनी आपकी गुडविल को टेक ओवर कर रही है, तो उसके लिए परचेसिंग कंपनी को आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े। तो इसीलिए पे करने वाली पार्टी के लिए वो गुडविल जो होती है वो लॉस मानी जाती है। बात समझने की कोशिश करें। मैं परचेसिंग कंपनी हूं, मैंने आपकी गुडविल के लिए आपको पे करा, तो डेट इज ए लॉस फॉर मी। लेकिन अब मैं क्या करूंगा? जो गुडविल मेरा कैपिटल लॉस है, सबसे पहले मैं गुडविल को राइट ऑफ करूंगा। तो गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए, क्योंकि कैपिटल लॉस को मैं राइट ऑफ करना चाहता हूं, मुझे मालूम है कि ये मैंने आपको ज़्यादा पेमेंट दी है, तो मैं एक एंट्री लिखूंगा। गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ करने के लिए मैं क्या लिखूंगा? मेरी फर्म में, न्यू फर्म में अब जितने भी पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने भी पार्टनर्स हैं उनको मैं डेबिट कर दूंगा और मैं लिखूंगा टू गुडविल अकाउंट। मैं इनको लिख दूंगा टू गुडविल अकाउंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा? प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा।
प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाने के बाद फिर मैं एक बैलेंस शीट बनाऊंगा। ये काम हमें करना पड़ता है परचेसिंग कंपनी की बुक्स में। बात समझ में आई बाबा या नहीं आई? सर बिल्कुल आ गई। अगर बात समझ में आ गई है तो अब हम एक क्वेश्चन पिकअप कर सकते हैं। आपने नोट कर लिया या नहीं कर लिया? नोट करना है इसको। यू वांट टू नोट इट? कितना पोर्शन रह गया? चलो जल्दी करें, 2 मिनट में आपको देता हूं। चलो ठीक है, कर लिया तो फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। आइए 7.1 से स्टार्ट करते हैं। 7.1 अमालगमेशन का। घबराना नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ये सिर्फ लगते लंबे चौड़े हैं। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई है प्रॉब्लम? बिल्कुल भी नहीं है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में 2 फर्म्स हैं 7.1 में। एक तो ए और बी की फर्म है और एक फर्म है सी और डी की। 2 फर्म्स हैं, फर्म 1 एंड फर्म 2, एंड दे आर अमालगमेटिंग। अब जो नई फर्म बन गई, ऑफ कोर्स उसका नाम हो गया मेसर्स ए बी सी डी। दिस इज द न्यू फर्म। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब ये नई फर्म बन गई कि नहीं? अब जो ये नई फर्म बन गई है तो ए और बी के भी आपको एसेट और लायबिलिटीज दिए हैं और सी और डी के भी एसेट और लायबिलिटीज दिए हैं। सर ये तो बड़ा लंबा क्वेश्चन लग रहा है। अरे कुछ नहीं है इसमें, आप चिंता मत करें। तो बिकॉज मेरे को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझाना होता है एक बार, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में आंसर लिखूंगा। तो सबसे पहले तो मैंने क्या लिखा, स्टेप ए। स्टेप ए में हमने लिखा बुक्स ऑफ मेसर्स ए एंड बी। बुक्स ऑफ मेसर्स ए एंड बी। बेटे मेसर्स जो होती है ना, क्या होती है मेसर्स? मेसर्स इज ए प्लूरल फॉर्म ऑफ मिस्टर। तो मिस्टर ए मिस्टर बी कहने की बजाय हम मेसर्स कह देते हैं, ठीक है। अब मैं सबसे पहले तो ए और बी जो कि वेंडर फर्म है, इसमें मैं कौन कौन से अकाउंट बनाऊंगा? एक तो मैं बनाऊंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाऊंगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, ठीक है। दिस इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। लो जी, एक तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने हैं। उसके बाद आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स। अब मैं जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो मेरे पॉइंट को ध्यान से समझना है। मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट देखो बेटे कैसे बना रहा हूं। एक तो है ए और एक है बी। जैसे नॉर्मली हम कैपिटल अकाउंट ऐसे बनाते हैं ना, ए और बी, और सी और ए और बी ऐसे बनाते हैं ना नॉर्मली। तो मैंने आपकी बार ऐसे बना दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थोड़ी स्पेस बच जाती है, बस इसलिए मैंने ऐसे काम करा है। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही बनाने हैं जैसे मैं बना रहा हूँ। थोड़ी स्पेस को सेव करने के लिए मैंने ये तरीका अपनाया, ठीक है ना। कहीं आप सोचो सर ये कौन सी स्टाइल के कैपिटल अकाउंट बना दिए। आप चाहो तो ऐसे ही बना लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। दिस इज क्रेडिट साइड। ये क्रेडिट साइड है। जो आइटम आप इस साइड लिखते हैं वो मैं इसके नीचे लिख दूंगा, और ये डेबिट साइड कर देते। लो जी, बस अब ठीक है।
तो मैंने कोई नई चीज़ नहीं करी है, थोड़ा सा स्पेस इससे मेरे को ज़्यादा मिल जाती है, इसलिए मैंने ये काम करा है। स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैंने इसलिए इसको काम करा। तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए। कैपिटल अकाउंट्स के बनाने के बाद अब हम बनाएंगे न्यू फर्म अकाउंट। क्या बनाएंगे? न्यू फर्म अकाउंट। ये न्यू फर्म अकाउंट है। लो जी, न्यू फर्म अकाउंट में टी शेप में ही बना देता हूं ताकि आपको समझने में भी आसानी रहे, मुझे समझाने में भी आसानी रहे। ठीक है। और मैंने ना जानबूझ करके ये स्पेस थोड़ी ब्लैंक छोड़ी है, क्योंकि मुझे ये स्पेस चाहिए। आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस स्पेस पे मुझे थोड़ा समझाने के लिए आपको कुछ बताना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सोचा ये स्पेस में बचा लूँ। आइए, एक तो हमें काम करना पड़ेगा ए और बी की बुक्स में, और फिर पता है हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप बी। स्टेप बी में हम लिखेंगे बुक्स ऑफ मेसर्स सी एंड डी। सी और डी की बुक्स पे, करेक्ट। मेसर्स सी और डी की बुक्स में एक तो मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, फिर मैंने कैपिटल अकाउंट बना लिए, कैपिटल अकाउंट मैंने जो बनाए सी और डी के बनाए, सी एंड डी। सी एंड डी। उसके बाद फिर मैंने बनाया न्यू फर्म अकाउंट। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर मी। पहले तो हम ये न्यू फर्म की बुक्स तक बना लेंगे, करेक्ट, सॉरी दोनों वेंडर फर्म की बुक्स में बना लेंगे, और उसके बाद में सर कितना बड़ा क्वेश्चन है, क्या करें बेटे, बड़ा क्वेश्चन है तो करना तो पड़ेगा ही, थोड़ी कि हम उसको छोड़ देंगे। अब स्टेप सी, बुक्स ऑफ न्यू फर्म। अब ये न्यू फर्म की बुक्स में काम करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ न्यू फर्म, बुक्स ऑफ न्यू फर्म, ये चीजें, ठीक है। आइए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते, कैसे करना है पहले ध्यान से सुनो, मैं आपको अपने आप बताते रहूंगा। पहले मैं एक बार रीडिंग ले रहा हूं, लेकिन मैं उसका मैंने कहा मीनिंग अपने आप क्लियर करूंगा। 7.1 इज द क्वेश्चन विच वी आर स्टार्टिंग। मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7.1, दिस इज द क्वेश्चन वी आर पिकिंग अप। कहता है बैलेंस शीट एज ऑन 31st of 12 सो एंड सो, ए और बी की और सी और डी की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के आइटम को जरा एक बार देख लेते हैं। कैश एट बैंक है, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट है, डेटर्स है, और उसके नीचे प्रोविजन लेस करके लिखा हुआ है। फिर फर्नीचर है, प्रीमिसेस है। ध्यान से देखें बेटे,
फर्नीचर के बाद प्रीमिसेस जो है वो केवल ए और बी का है, यानी कि सी और डी में प्रीमिसेस नहीं है। लैंड केवल सी और डी की है, ए की नहीं है। मशीनरी जो है केवल ए और बी की है और सी एंड डी की नहीं है। और गुडविल भी बैलेंस शीट में है ए और बी की। फिर कहता है सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये 3 लायबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल को मिला के ट्रेड लायबिलिटी भी कहते हैं। वैसे 3 लायबिलिटी है टोटल, क्रेडिटर, बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। ए का लोन जो है वो हम ए के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। कैपिटल ए और बी में, ए और बी की तुम्हें दी हुई है 35 एंड 22। जो सी और डी की फॉर्म है उसमें 36 और 20,000 कैपिटल है। जनरल रिजर्व है। और ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, आपको याद है ना पहले के क्लासेस में मैंने आपको बताया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज ए स्पेसिफिक रिजर्व। और इसको हम बनाते हैं किस लिए कि कल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अगर किसी तरह का कोई चेंज आ जाए, बदलाव आ जाए, तो उस चेंज या बदलाव को निपटने के लिए हम इसको बनाते हैं। इज इट क्लियर टू यू? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब नीचे कहता है टू फर्म्स डिसाइड टू अमालगमेट देयर बिजनेस एंड फॉर दिस पर्पज इट वाज डिसाइडेड दैट, अब बड़े ध्यान से सुनना है, इट वाज डिसाइडेड दैट न्यू फर्म शेल नॉट टेक ओवर फर्नीचर। इस लाइन को बड़े ध्यान से समझें। न्यू फर्म फर्नीचर को नहीं ले रही है। पता है इसका क्या मतलब हो गया? न्यू फर्म फर्नीचर को नहीं ले रही है तो इसका मतलब जितने भी एसेट बच गए वो सारे एसेट न्यू फर्म ले रही है। यू हैव टू इन्फर इट दिस वे। क्लियरली लिखा है कि न्यू फर्म शेल नॉट टेक ओवर फर्नीचर ऑफ बोथ द फर्म्स। इसका इनडायरेक्टली मतलब है अब जितने भी एसेट बच गए वो सारे एसेट लिए जा रहे हैं, लेकिन उन बचे हुए एसेट्स में से भी कुछ एसेट्स रिवाइज्ड वैल्यू पे लिए जा रहे हैं। जैसे कि उसने लिखा है शेल नॉट टेक ओवर फर्नीचर ऑफ बोथ द फर्म एंड शेल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 10% लेस। इसी तरह उसने लिखा है लैंड को 80,000 पे ले रहे हैं, प्रीमिसेस को 45,000 पे ले रहे हैं, मशीनरी को 9,000 पे ले रहे हैं, और इसके अलावा जो एसेट बच जाएंगे उनको बुक वैल्यू पे लेंगे। करेक्ट? फर्नीचर को छोड़ के जितने भी एसेट है न्यू फर्म, इट विल बी नाउ प्रेज्यूम्ड दैट न्यू फर्म विल इज टेकिंग ओवर दोज एसेट्स and some of those are being taken over at revised value which is given in the question. अब पॉइंट नंबर 2 में क्या कहता है? न्यू फर्म एग्री टू टेक ओवर ओनली ट्रेड लायबिलिटी। न्यू फर्म इज टेकिंग ओवर ओनली ट्रेड लायबिलिटी। बेटे ट्रेड लायबिलिटी का मतलब होता है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो इसका मतलब न्यू फर्म क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को तो ले रही है लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट को नहीं ले रही है। और न्यू फर्म अगर किसी एसेट या लायबिलिटी को नहीं ले रही है तो इसका मतलब है कि उसको पार्टनर ले रहे हैं। इस तरह आपको ड्रॉ आउट करना है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन में लिखा है कि ट्रेड लायबिलिटी बीइंग टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म। इसका मतलब क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल को तो लिया जा रहा है, लेकिन जो बैंक ओवरड्राफ्ट है इसका मतलब उसको नहीं लिया जा रहा है। इसका मतलब है डेट इज बीइंग टेकन ओवर बाय द पार्टनर। करेक्ट? उसके बाद फिर कहता है आगे, न्यू फर्म एग्री टू टेक ओवर ट्रेड लायबिलिटी ऑफ बोथ द फर्म्स एंड टू पे 12,000 ईच टू ईच फर्म। अब ये जो लाइन लिखी है ना कि न्यू फर्म विल पे 12,000 टू ईच फर्म, तुम इस लाइन को हमेशा ऐसे पढ़ोगे कि न्यू फर्म इज वैल्यूइंग द गुडविल। भले ही वर्ड पे लिखा है, आप पे को इग्नोर कर दोगे क्योंकि न्यू फर्म टेक्निकली हमें पे नहीं करती है। करेक्ट? तो सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है कि न्यू फर्म हमारी गुडविल को 12,000 पे वैल्यू कर रही है। दोनों फर्म की गुडविल को 12,000 पे वैल्यू करा जा रहा है। फिर कहता है अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर है लेकिन ये सी और डी का है, ये 800 रुपए का है, नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म। इसका मतलब इसको पार्टनर ने ले लिया। और लास्ट में एक लाइन लिखी है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी 1,60,000 टू बी डिवाइडेड अमंग partners equally. इसका क्या करेंगे that I will let you know in a short while, but before that we take up now the issues. आइए पहले हम जरा ए और बी की चर्चा करें। कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुने। सबसे पहले अपना पहला आइटम देखें। पहला आइटम ए और बी के कॉलम में देखें। बेटे ए और बी के कॉलम में पहला आइटम क्या लिखा है? कैश एट बैंक लिखा है। अब आपने कसम खा लेनी है कि कैश एट बैंक तो हमने कैश और बैंक को हमने हमेशा न्यू फर्म के अकाउंट में लिखना है। यानी कि हम मान के चलते हैं कि कैश एट बैंक यानी कि कैश हमेशा लिया जाएगा। कैश एट बैंक
हम मान के चलेंगे कि न्यू फर्म हमेशा ले रही है। वैसे तो इस क्वेश्चन में क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन में लिख ही दिया है कि न्यू फर्म ने फर्नीचर को नहीं लिया है, इसका मतलब बाकी सारे एसेट लिए हैं। और जितने भी एसेट न्यू फर्म लेगी, मैं आपको बता ही चुका हूं कि उसको हम न्यू फर्म के अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे 15,000। तो कैश एट बैंक मैंने यहां पर लिख दिया। अब अगले आइटम को जरा ध्यान दें। नेक्स्ट आइटम है इन्वेस्टमेंट। ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म, नो डाउट अबाउट दैट। अब न्यू फर्म ने इन्वेस्टमेंट ली, लेकिन नीचे लिखा है कि इन्वेस्टमेंट को उन्होंने 10% लेस पे लिया। अब ध्यान से देखें और पहली बारी में समझने की कोशिश करें। इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो 10,000 की है। ए और बी की जो फर्म है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 है। अब इसमें 10% लॉस हो गया क्योंकि न्यू फर्म ने इसको 10% लेस पे लिया। तो पहले तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि न्यू फर्म ने इन्वेस्टमेंट को लिया है तो न्यू फर्म के अकाउंट की डेबिट साइड में तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। अब न्यू फर्म के अकाउंट की डेबिट साइड में मुझे लिखना पड़ेगा, और जाहिर है कि मैं 9,000 लिखूंगा क्योंकि इतने पर इसको लिया है। इसका मतलब ये 1,000 का लॉस हो गया। अब नॉर्मली क्या, मैंने खुद आपसे कहा कि जो भी लॉस होगा उसको आपने रीवैल्यूएशन में डालना है, और आप हमेशा 11, 12 से डालते चले आएंगे। लेकिन यहां थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अब देखो जरा इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपको गिवन है, एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ए और बी का जो है उसमें 2,000 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस है। दिस इज ए क्रेडिट बैलेंस, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि लायबिलिटी साइड में। तो बेटे इन्वेस्टमेंट का जो लॉस हुआ है ना 1,000, अब मैं उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट नहीं करूंगा, बिकॉज देयर इज ए कॉरस्पॉन्डिंग बैलेंस इन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो इस लॉस को मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट का जो लॉस हुआ है मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट ना करने की बजाय अब मैं इसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में डेबिट कर रहा हूं। तो ये 1,000 का लॉस जब मैं डेबिट कर दूंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का बैलेंस जो है वो 1,000 का बच जाएगा। एंड नाउ दिस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ऑफ ₹1,000 विल बी ट्रीटेड एज फ्री, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व फ्री हो जाएगा। अगर हम लॉस वगैरह उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर दें तो उसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा वो फ्री माना जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो यही वजह है कि अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड फ्री हो गया। बिकॉज ये फ्री हो गया 1,000 रुपीज, अब 2,000 की बजाय इसमें 1,000 रुपीज का बैलेंस है। दिस बैलेंस विल बी पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू? सो दैट इज द रीजन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अब ये जो बैलेंस है ना, इसको मैंने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इक्वल पार्टनर है, पहले तो पार्टनर क्या है, इक्वल पार्टनर है क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया ही नहीं है, और दिया है तो अच्छी बात है। वैसे अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है दिया है या नहीं दिया, नहीं दिया है तो तब भी इक्वल मानेंगे, और इक्वल ही दिया है तो और भी अच्छी बात है। वैसे लिखा तो नहीं है तो हम इक्वल मानेंगे, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया। जो ये इन्वेस्टमेंट का लॉस है मैंने इसको रीवैल्यूएशन की डेबिट में नहीं लिखा, मैंने इसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट न्यू फर्म ने 9,000 पे ली, और जो लॉस है मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के अगेंस्ट सेट ऑफ करा, और जो बैलेंस बच गया उसको पार्टनर्स में क्रेडिट कर दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अभी हम एसेट साइड से मूव कर रहे हैं। फिर है डेटर्स। डेटर्स 10,000 के हैं, उसके अगेंस्ट प्रोविजन भी है। तो डेटर्स को भी न्यू फर्म ने लिया है। अब न्यू फर्म ने डेटर्स को जो लिया है बुक वैल्यू पे लिया है। डेटर्स 10,000 के हैं, लेस प्रोविजन 1,000। तो मैंने नेट फिगर यहां पर पोस्ट कर दी। वैसे तुम चाहो तो 10,000 यहां पर और 1,000 यहां पर लिख सकते हो। उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर को न्यू फर्म ने नहीं लिया है, तो इसका मतलब पार्टनर ने लिया है। तो कोई भी एसेट अगर पार्टनर लिख गए तो मैंने बताया पार्टनर के अकाउंट में डेबिट करेंगे।
तो अब मैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ये डेबिट साइड है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखूंगा टू फर्नीचर एंड फिक्सचर, 12,000 का फर्नीचर है, 6,000 इक्वली हमने डिवाइड कर दिया। अब इस क्वेश्चन में अगर ये लिखा होता कि फर्नीचर 12,000 की बजाय 15,000 पे लिया, तो मैं 15,000 यहां डिवाइड कर देता और 3,000 का जो प्रॉफिट होता उसको रीवैल्यूएशन पे लिखता। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद है प्रीमिसेस 30,000, लेकिन उसने नीचे लिखा है कि प्रीमिसेस को 45,000 पर न्यू फर्म ने लिया। अब प्रीमिसेस को न्यू फर्म ने लिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और न्यू फर्म ने प्रीमिसेस को 45,000 पे लिया, तो मैं 45,000 तो यहां पर लिखूंगा, और ये जो गेन हो गया ये मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखूंगा, प्रीमिसेस 15,000। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके बाद फिर नेक्स्ट आइटम है मशीनरी 15, नीचे लिखा है मशीनरी को न्यू फर्म ने 9,000 पे लिया, तो हम यहां पर लिखेंगे टू मशीनरी 9,000। मशीनरी पे लॉस हो गया, और लॉस हो गया तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में हम लिखेंगे 6,000, लॉस विल बी रिटन ओवर हियर, दैट इज 6,000। इजंट इट और नॉट? उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है, मैंने आपको बताया था ना कि बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होगी तो वो पार्टनर के अकाउंट की डेबिट साइड में आएगी। बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल है 9,000 है, राइट, तो 4,500 and 4,500 you are going to put it up towards the debit side of partners capital account। बेटे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे आप इसको लिखेंगे। यहां तक ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी तरह की? बिल्कुल नहीं है सर। आइए जी, अब हम लायबिलिटी साइड की तरफ बढ़ते हैं। ए और बी के कॉलम में सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये 3 लायबिलिटी है। 3 लायबिलिटी में से 2 लायबिलिटी, जिसको कि ट्रेड पे लायबिलिटी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि परचेसिंग कंपनी ने या न्यू फर्म ने ट्रेड लायबिलिटी को टेक ओवर करा है। ट्रेड लायबिलिटी का मतलब क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो जो लायबिलिटी न्यू फर्म ने ले ली है उसको न्यू फर्म के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे, क्रेडिटर्स है 20,000 के, और उसके अलावा बिल्स पेबल है 5,000 के। ये तो न्यू फर्म ने टेक ओवर कर लिया। बैंक ओवरड्राफ्ट न्यू फर्म ने नहीं लिया है, लिखा तो नहीं है लेकिन इसका मतलब यही निकला, और नहीं लिया है का मतलब है कि पार्टनर ने ले लिया। अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर लेंगे तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, और बैंक ओवरड्राफ्ट है यहां पर इस केस में 2,000, तो 1,000 की फिगर बेटे मुझे यहां पर लिखनी पड़ेगी और 1,000 की फिगर मुझे यहां लिखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद एस लोन है। ए का लोन मैंने लिखाया था कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही आएगा, तो एस लोन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने लिख दिया। ए का लोन है 6,000 रुपये। उसके बाद कैपिटल से ए और बी की जो कैपिटल है बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए की कैपिटल है 35,000 की, बी की कैपिटल है 22,000 की। उसके बाद जनरल रिजर्व भी है, और जनरल रिजर्व 8,000 का है, तो 4,000 और 4,000, 4,000 और 4,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका हूं। बैलेंस शीट के आइटम तो हो गए, लेकिन नीचे उसने एक वर्ड लिखा था कि न्यू फर्म हमारी गुडविल को वैल्यू कर रही है 12,000 पे। मैंने आपको बताया भी था कि जब न्यू फर्म गुडविल को वैल्यू करेगी तो पहले तो मुझे एंट्री लिखनी पड़ेगी, गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी, और मैंने लिखा ए एंड बी 6,000 6,000। इज इट क्लियर टू यू? अब मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा बाय गुडविल, क्योंकि पार्टनर को क्रेडिट मिल रहा है, 6,000 का क्रेडिट इसको मिल रहा है, 6,000 का क्रेडिट इसको मिल रहा है। इज इट क्लियर टू यू? बात समझ में आ गई? अब ये गुडविल न्यू फर्म टेक ओवर कर लेगी, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, सॉरी रियलाइजेशन की बजाय न्यू फर्म अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट।
12,000 12,000। तो इस तरीके से ये एंट्री होगी और मैं यहां पर लिखूंगा गुडविल 12,000। लीजिए जी, यहां का काम तो पूरा हो गया। अब मैं पहले क्या करता हूं, अपने लॉस वॉस टैली करता हूं। आइए जी, अब जरा लॉस को हम फटाफट टैली कर लेते हैं और जरा देखें कि क्या पोजीशन है। 15 और 6, ये तो 9,000 का प्रॉफिट आ गया। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट आपने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर दिया। अब जो 9,000 है रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, चलो यही लिख देते हैं, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में 4,500। अब हम क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस देखेंगे। तो बैलेंस देखेंगे तो इसको टोटल करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो बैलेंस कैरी डाउन जो आ जाएगा वो आप चेक करके लिखेंगे। ठीक है, वैसे 46,500 आ रहा है इनके हिसाब से, एक बार आप चेक कर ले। 46,500 मैंने तो देख के लिखा है, आप चेक कर लें। 27,500। तो ये पार्टनर के कैपिटल बैलेंसेस आ गए। अब ये जो बैलेंसेस आ गए ना, आप इनको सिर्फ बैलेंस कैरीड डाउन नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, बैलेंस ट्रांसफर टू न्यू फर्म अकाउंट। जो ये बैलेंस आएगा उसको न्यू फर्म के अकाउंट में आपने पोस्ट कर देना है। और न्यू फर्म के अकाउंट में आप लिखेंगे बाय ए का बैलेंस है 46,500, बी का बैलेंस है 27,500। अब आपका न्यू फर्म का अकाउंट आप वेरीफाई कर सकते हैं, अपने आप टैली हो जाना चाहिए। न्यू फर्म अकाउंट शुड गेट टैली ऑफ इट्स ओन। ये तो कहानी थी ए और बी की। जल्दी से बेटे इसको नोट करें, फिर हम आगे की चर्चा अभी करते हैं। अभी जारी है क्लास, ठीक है, क्लास इज स्टिल ऑन।
Note it down? Well then. So we can continue with बुक्स ऑफ सी एंड डी। अब बेटे सी एंड डी पे देखें। पहला आइटम है कैश एट बैंक, इसे न्यू फर्म ने लिया है, केवल फर्नीचर को नहीं लिया है। कैश एट बैंक, सो वी शैल राइट हियर हाउ मच, 8,000। इन्वेस्टमेंट को भी न्यू फर्म ने लिया है, लेकिन 10% लॉस पे लिया है। अब इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है सर? इन्वेस्टमेंट हमारी 8,000 है। ये जो 8,000 है 10% लॉस पे लिया है, तो 7,200 पे लिया। अब बेटे ये जो लॉस है ना, इसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के अगेंस्ट हम एडजस्ट कर देंगे। ये क्रेडिट साइड है एंड दिस इज द डेबिट साइड। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। सी और डी का जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है उसमें 1,000 रुपीज़ है। 1,000 में से जो 800 का लॉस हो गया रीवैल्यूएशन का, वो मैंने माइनस कर दिया। अब इसमें बच गए 200, तो 100 सी और डी में हम क्रेडिट कर देंगे। बात समझ में आ गई? ये वही चीज़ है जो मैंने डायरेक्टली कर दी। उसके बाद है डेटर्स। जो इनके डेटर्स हैं उसके खिलाफ कोई प्रोविज़न नहीं है, और डेटर्स जो आएंगे डेट विल बी 8,000। डेटर्स 8,000 के आएंगे, करेक्ट। डेटर्स के बाद है फिर फर्नीचर 6,000 है, और फर्नीचर को न्यू फर्म ने नहीं लिया है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे हम लिख देंगे फर्नीचर। 6,000 इसके कॉलम में और 6,000 इसके कॉलम में। फिर उसने क्या लिखा? उसके बाद कहता है नेक्स्ट आइटम है लैंड। लैंड जो 50,000 की है उसको न्यू फर्म ने लिया तो है, लेकिन 80,000 पर लिया है, तो 80,000 हम यहाँ पर लिखेंगे, और रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लैंड 30,000 लिखेंगे, क्योंकि 30,000 का उसमें गेन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आइटम एसेट साइड में और कोई नहीं है। फिर है सन्ड्री क्रेडिटर्स। जो सी और डी हैं उनके सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, और सन्ड्री क्रेडिटर को न्यू फर्म ने लिया है। सन्ड्री क्रेडिटर 10,000। सन्ड्री क्रेडिटर को न्यू फर्म ने टेक ओवर करा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्स पेबल है ही नहीं, और बैंक ओवरड्राफ्ट को न्यू फर्म ने नहीं लिया है। जब कोई लायबिलिटी न्यू फर्म नहीं लेगी तो हम ये मानेंगे कि उसको पार्टनर ने ले लिया है, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 5,000, करेक्ट। उसके बाद फिर सी और डी की कैपिटल्स तुम्हें गिवन है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। सी के कॉलम में 36,000, डी के कॉलम में हम लिखेंगे 20,000। डी के कॉलम में 20,000। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद जनरल रिजर्व भी है 3,000 का, और जनरल रिजर्व 1,500 इसके कॉलम में लिखेंगे, और 1,500 इसके कॉलम में लिखेंगे, करेक्ट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का ट्रीटमेंट हम कर ही चुके हैं। फिर इनकी जो गुडविल है 12,000 पर एस्टिमेट हुई है। इनकी भी गुडविल 12,000 पर है। मैंने एंट्री नहीं लिखी। पहली एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू सी एंड डी। तो गुडविल जो है 12,000 की, 6,000 का क्रेडिट इसको मिलेगा, 6,000 का क्रेडिट इसको मिलेगा। और दूसरी एंट्री होगी न्यू फर्म अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 12,000। तो गुडविल का ट्रीटमेंट भी खत्म। फिर उसने ये भी बताया पॉइंट नंबर 3 में कि सी और डी का एक अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर है। बेटे अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर तो अपने आप में गेन है। अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर 800, और जो ये अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर है ना, इस अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर को
न्यू फर्म ने नहीं लिया। अगर न्यू फर्म ने लिया होता तो मैं न्यू फर्म की डेबिट साइड पे इसको लिख देता। न्यू फर्म ने इसको लिया नहीं है, तो इसका मतलब इसको पार्टनर ने ले लिया। तो अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा। 400। तो अब सारी चीज़ें जो हैं इस क्वेश्चन में हो गई। अब जरा हम इसका लॉस वॉस कंप्यूट कर लेते हैं। इस केस में भी प्रॉफिट है 15,400 का जो प्रॉफिट है, पहले तो उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 30,800। 30,800 का रीवैल्यूएशन प्रॉफिट तुमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख दिया। 15,400। 15,400। अब तुम इसको बैलेंस करोगे, करेक्ट? जैसे पिछले क्वेश्चन में तुमने बैलेंस करा था ना, अब तुम्हें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब तुमने इसको बैलेंस करा, तो बैलेंस जब करेंगे तो मैं वही चीज़ लिखूंगा। बैलेंस इनका जो आना चाहिए 60,600 और 44,600। बैलेंस ट्रांसफर टू न्यू फॉर्म अकाउंट 60,600। ये तो बैलेंस सी का आना चाहिए इनके हिसाब से, और 44,600 इसका आना चाहिए। ये आप चेक करें। अब ये जो बैलेंस आ गया, इसको मैं यहां पर लिख दूंगा बाई सी 60,600 एंड बाई डी दैट इज 44,600। 44,600। तो इस तरह से न्यू फर्म का अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा, करेक्ट? तो इस तरीके से ये अकाउंट बेटे क्लोज कर दिए। इनकी तो कहानियाँ हो गई ख़त्म। तो हमने वेंडर कंपनी की बुक्स में तो काम पूरा कर लिया। अब जरा हम आ जाते हैं न्यू फर्म की बुक्स में। न्यू फर्म की बुक्स में सबसे पहले तो मैं एक एंट्री लिखूंगा, गुडविल रिटर्न ऑफ। क्योंकि न्यू फर्म्स ने 12-12 हज़ार रुपये की जो गुडविल दी है, ये न्यू फर्म के लिए नुकसान है। न्यू फर्म इस नुकसान को अब राइट ऑफ करेगी। अब न्यू फर्म में पार्टनर कौन है? ये पार्टनर्स हैं ए बी सी डी। तो न्यू फर्म क्या करेगी, जो गुडविल है 12 + 12 24,000 की, इस लॉस को ये राइट ऑफ करेगी। समझ में आया? ये इक्वल पार्टनर है तो 6-6 हज़ार रुपये का लॉस राइट ऑफ होगा। अब ये लॉस राइट ऑफ हो गया। लॉस को राइट ऑफ करने के बाद अब न्यू फर्म क्या करेगी? न्यू फर्म कैपिटल अकाउंट बनाएगी। स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 करने के लिए ज़रा जगह कम हो रही है, इसको इधर कर देते हैं, लेकिन मेरे को स्क्रीन को सेटल करना पड़ेगा। जस्ट वेट। आइए जी, अब मैंने क्या करा, कैपिटल अकाउंट्स बनाए। अब मुझे 4 कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक कॉलम में तो मैं लिखूंगा डिटेल्स, करेक्ट? दूसरे कॉलम में मैंने लिखा मिस्टर ए। दूसरे कॉलम में बी, फिर सी, फिर डी। इस तरह मैंने पहले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाए, करेक्ट?
अब कैपिटल अकाउंट को बनाने के बाद पहले तो मैं लिखूंगा बैलेंसेस, बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड। जस्ट होल्ड ऑन फॉर ए व्हाइल। ये फोन कैसे छूट गया? रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, भी करता हूँ। तो हाँ बेटे, कैपिटल अकाउंट की बात चल रही थी। अब मुझे बताओ, जो न्यू फर्म है उसमें ए और बी का बैलेंस कितना आया? 46,500 आया, जो आपने बैलेंस ट्रांसफ़र करा था न्यू फर्म में। बी का बैलेंस 27,500 था। सी का जो बैलेंस था, जो कि आप देख रहे हो, 60,600 था। डी का बैलेंस 44,600 था। करेक्ट। अब आपने गुडविल राइट ऑफ करी, लेस गुडविल रिटर्न ऑफ। अब गुडविल जब राइट ऑफ करेंगे तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा 6,000 से 6,000 से 6,000 6,000। तो इसका मतलब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कितना बच गया? बैलेंसेस, तो अभी जो बैलेंस है 40,500, इसमें है 21,500, इसमें है 54,600 और इसमें बैलेंस है 38,600। ये बैलेंसेस हैं। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में कहता है कि न्यू फर्म की जो कैपिटल है वो 1,60,000 फिक्स कर दी गई है। अब न्यू फर्म में 4 पार्टनर हैं और चारों इक्वल पार्टनर हैं, तो हर एक की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? तो इसका मतलब बैलेंस कैरी डाउन जो होना चाहिए, डेट शुड बी 1,60,000, जिसको कि डिवाइड करना चाहिए 1:1:1:1 में। इजंट इट और नॉट? तो हम चाहते हैं कि न्यू फर्म में बैलेंस इसका 40,000 हो, इसका भी बैलेंस 40,000 हो, इसका भी बैलेंस 40,000 हो और इसका भी बैलेंस 40,000 हो। यानी कि न्यू फर्म में इनके ये बैलेंसेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? सर बिल्कुल होने चाहिए। अब न्यू फर्म में बैलेंसेस तो ये होने चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। न्यू फर्म में बैलेंसेस तो ये होने चाहिए, लेकिन इसका बैलेंस कितना है? 500 रुपीज़ ज़्यादा है, तो इसको तो हम पे कर देंगे टू कैश, इसको हम पे कर देंगे। इसका मतलब इसका सरप्लस बैलेंस है। दिस इज सरप्लस बैलेंस, ये बैलेंसिंग फिगर है, तो इसको हम 500 पे कर देंगे। इसको लाने पड़ेंगे, इसके अकाउंट में कमी है, इनको कैश लाना पड़ेगा 18,500 का। इसके अकाउंट में ज़्यादा बैलेंस है, तो इसको भी पे कर देंगे, इसको भी पे कर देंगे। करेक्ट। और इसको बैलेंस लाना पड़ेगा कितना? 1,400। समझ में आ गया? अब जरा मुझे बताओ, न्यू फॉर्म में आपने ये दूसरा स्टेप कर लिया, न्यू फॉर्म में तीसरा स्टेप बता दो, कैश अकाउंट। अब न्यू फॉर्म में कैश बैंक की पोजीशन क्या है? देखो ध्यान से, न्यू फॉर्म में कैश ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए और बी से आपके पास कैश आया 15,000 का। अरे बाबा, आया या नहीं आया? आया। कैश ट्रांसफर फ्रॉम सी एंड डी, मैसर सी एंड डी, सी और डी से आपके पास 8,000 का कैश आया। कैश ब्रॉट इन बाय बी, बी कैश लेकर के आएगा 18,500।
कैश विल ऑल्सो बी ब्रॉट इन बाई डी 1400, और आपने कैश पे कर दिया सी को, सॉरी मिस्टर ए को और सी को। ए को आपने कैश पे कर दिया 500, मिस्टर सी को आपने कैश पे कर दिया 14,600. So this is the balance which is now appearing at this moment in the new books, that is 23 with respect to cash. तो बेटे 27,800, दिस इज द बैलेंस ऑफ कैश। अब पता है मुझे क्या करना है, बस हो ही गया, बस 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 ख़त्म ही है। आप सोच रहे होंगे सर, मैं कह रहा हूँ बेटे ख़त्म है, मेरा यकीन कर लो सर, इतना बड़ा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन तो बड़ा है, नो डाउट अबाउट इट। अब मुझे क्या करना है, मुझे दोनों के एसेट और लायबिलिटी मिला करके लिख देने, बस कुछ नहीं करना। देखो अब जो लायबिलिटी साइड है, पहले मैं लायबिलिटी साइड लिख देता हूँ। अब थोड़ी जगह कम है तो मैंने वर्टिकल फॉर्मेट में बना दिया। लायबिलिटी साइड में न्यू फर्म ने सन्ड्री क्रेडिटर ए और बी के 20,000 के लिए और इनके क्रेडिटर 10,000 के लिए, तो टोटल 30,000 हो गया या नहीं हो गया सर? बिल्कुल हो गया। उसके बाद बिल्स पेबल हमने सिर्फ ए और बी के लिए, क्योंकि सी और डी के तो बिल्स पेबल है ही नहीं, बस दोनों के एसेट और लायबिलिटी मिला करके लिखनी है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमने लिया नहीं, ए का लोन तो ए के कैपिटल अकाउंट में चला गया है। अब हम यहाँ कैपिटल्स लिख देंगे। कैपिटल ए 40,000, बी 40,000, सी 40,000, डी 40,000। तो न्यू फर्म में इनके कैपिटल अकाउंट्स जो हैं 1,60,000 हैं। दिस इज द टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड। अब मैं एसेट साइड पे आ जाता हूँ। एसेट साइड में पहला आइटम कैश एंड बैंक है। अब कैश एंड बैंक हमने वर्किंग नोट या स्टेप नंबर 3 से कंप्यूट करा, 27,800 है कि नहीं है। उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी है। ए और बी की इन्वेस्टमेंट हमने 9,000 पे ली, सी और डी की इन्वेस्टमेंट इतने पर ली 16,200। उसके बाद हमने डेटर्स लिए। ए और बी के डेटर्स बेटे 9,000 पर लिए, इनके डेटर्स 8,000 पे लिए, टोटल 17,000 पे हमने डेटर्स लिए या नहीं लिए? बिल्कुल लिए। डेटर्स के बाद फर्नीचर हमने नहीं लिया। प्रीमिसेस जो है 30,000 का था, उसको 45,000 पर टेक ओवर करा गया। प्रीमिसेस के बाद लैंड है, लैंड को कितने पर लिया गया? लैंड को बेटे 80,000 पर लिया गया। मशीनरी को कितने पे लिया गया? मशीनरी को 9,000 पे लिया गया। और जो बैलेंस शीट में गुडविल है उसको तो हमने लिया ही नहीं है। बस कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल आपने देखा। बताओ इससे कोई इजी हो सकता है? सर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये है आपका अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। अभी नेक्स्ट सेशन में एक क्वेश्चन हम और करेंगे और एटलीस्ट 2 क्वेश्चन इसके और करेंगे, टोटल 4 हैं। तो नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी।